न्यूज ऑन मैप कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। पिछले कई दिनों से आपकी डिमांड आती रही है कि करंट न्यूज में मैप वाले सेक्शन को फिर से जारी किया जाए। करंट न्यूज से हमने मैप वाले सेक्शन को इसीलिए बाहर किया था कि हम मैप पर एक अलग से प्रोग्राम लेकर आए, तो उस प्रोग्राम को लेकर हम हाजिर हैं। और अभी जितनी खबरें इस दौरान आई हैं पिछले एक सप्ताह के दौरान, जिसकी वजह से कोई सवाल बन सकता है, उसको हम मैप पर क्वेश्चन के बेस पर कवर करेंगे। तो आइए, पहले क्या है खबर? ट्यूनीशिया की खबर है। ट्यूनीशिया में इन दिनों राष्ट्रपति कैस सईद के खिलाफ आंदोलन हो रहा है और नए संविधान के लिए कंसल्टेशन की तरफ वो आगे बढ़ रहे हैं। तो इस पर सवाल क्या बन सकता है? यह देश मुख्य रूप से दो तरह की जलवायु से प्रभावित है। उत्तर में रूम सागरीय जलवायु और दक्षिण में रेगिस्तानी जलवायु। उत्तर में रूम सागरीय जलवायु के चलते ही साल में एक सीजन ऐसा आता है जिससे यहाँ रसदार फलों का उत्पादन होता है, जबकि दक्षिण में रेगिस्तानी जलवायु के प्रभाव के कारण यह क्षेत्र बहुत कष्टकारी, गर्म और शुष्क हवाओं की चपेट में रहता है। उपर्युक्त कथन निम्नलिखित में से किस देश के संबंध में सही प्रतीत होता है? ऑप्शंस क्या क्या हैं? ट्यूनीशिया, नाइजर, इटली और स्पेन। ऐसे सवाल आपने देखे होंगे क्वेश्चन बैंक में, यूपीएससी इस तरह के सवाल बनाता है। ठीक है, आइए देखते हैं। देखिए, मैप पर इसको समझते हैं। ट्यूनीशिया यहां पर है। अब इसका ये जो इलाका है, ये जो आपको अपने मैप में ग्रीन कलर से दिख रहा होगा, ये रूम सागरीय जलवायु से प्रभावित होता है। रूम सागरीय जलवायु किसको कहते हैं? बेसिकली रूम सागरीय जलवायु हमने जानबूझ के रखा है, भूमध्य सागरीय जलवायु को ही रूम सागरीय जलवायु कहते हैं। ठीक है, तो भूमध्य सागरीय जलवायु से ये वाला ट्यूनीशिया का जो इलाका है वो प्रभावित होता है। बाकी जो इलाके हैं यहां, ये सब रेगिस्तानी जलवायु से प्रभावित होते हैं। तो ऑब्वियसली भूमध्य सागरीय जलवायु की क्या विशेषता है? जहां भूमध्य सागरीय जलवायु का प्रभाव होता है वहां सिट्रस, खट्टे और रसदार फलों का उत्पादन बहुत ज्यादा होता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि दो तरह की जलवायु है, उत्तर में रूम सागरीय जलवायु, और उसके चलते एक सीजन ऐसा आता है जिससे यहां रसदार फलों का उत्पादन होता है। ये अपने आप में काफी है इस बात को जानने के लिए कि भूमध्य सागरीय जलवायु के बारे में बात हो रही है। दक्षिण में रेगिस्तानी जलवायु के चलते क्या होगा? गर्म और शुष्क हवाओं की चपेट में रहता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होना चाहिए? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ट्यूनीशिया। अब नाइजर, इटली और स्पेन जो ऑप्शंस हैं उसको भी देख लेते हैं। स्पेन यहां पर है। ठीक है, यहां मैक्सिमम भूमध्य सागरीय जलवायु का प्रभाव रहता है। रेगिस्तानी जलवायु उत्तर और दक्षिण का जो क्वेश्चन में पूछा गया है वैसा यहां नहीं है। ठीक है, उसके अलावा क्या है? इटली। इटली आपको पता है, पूरा का पूरा इटली जो है वो भूमध्य सागरीय जलवायु के प्रभाव में रहता है। और इसके अलावा एक है आपका नाइजर, और नाइजर आपको पता है यहां पर है जहां भूमध्य सागरीय जलवायु की कोई संभावना ही नहीं है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब हो गया ट्यूनीशिया। अब कुछ एक और बातें देख लेते हैं। राजधानी ट्यूनीशिया की कहां पर है? ट्यूनिस, जो कि कोस्ट पर है। तो अब एकाध आसपास के कंट्रीज को देखिए कि किसकी किसकी राजधानी कोस्ट पर है। जैसे यहां बगल में अल्जीरिया है, अल्जीरिया की राजधानी है एल्जियर्स, जो कि कोस्ट पर है। ठीक इधर आएंगे तो त्रिपोली है, लीबिया की राजधानी। फिर इधर लेबनान की राजधानी बेरूत, ये भी कोस्ट पर है। फिर ग्रीस की राजधानी है एथेंस, जो कि कोस्ट पर है। इधर आप देखेंगे मोनाको है, मोनाको की राजधानी भी कोस्ट पर है। ठीक है, इटली की राजधानी रोम, इस घेरे में देखिए, ये भी कोस्ट पर है। और कोई राजधानी दिख रही है? मोटे तौर पर ये सारी राजधानियां आपको ध्यान पे रखना है कि ये सारे राजधानी जो हैं वो कोस्ट पर हैं। ऐसे भूमध्य सागर को लेकर हमने विस्तार से पीटी एग्जाम के आसपास एक एपिसोड किया था, पीटी रिवीजन कार्यक्रम। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, उसको आप ठीक से देख सकते हैं। और भूमध्य सागर को अच्छे से उसमें कवर किया गया है, बहुत ही फायदेमंद एपिसोड है, तो उसको भी देख लीजिएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को अब छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। दूसरी खबर क्या थी? ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है? ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में। वियना में ईरान न्यूक्लियर डील पर बातचीत चल रही है और ऐसे आसार हैं
कि जल्द ही यह डील फिर से शुरू होगी। तो इस वजह से ये न्यूज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट था। क्वेश्चन क्या बन सकता है, निम्नलिखित में से किसका निकट संबंध, यहां थोड़ा एरर है, इसको आप ध्यान मत दीजिएगा, एक का एक्स्ट्रा आ गया है। निम्नलिखित में से किसका निकट संबंध ईरान से नहीं होगा। मैंने पहले भी बताया कि जहां भी प्रश्न में नहीं आ जाए वहां सतर्क हो जाइए, क्योंकि कई बार आप ये सोचकर आंसर करते हैं कि होगा, लेकिन क्वेश्चन में नहीं शब्द पर ध्यान नहीं देते। फारस की खाड़ी, बाबल मंदेब, कैस्पियन सागर और हॉर्मुज की खाड़ी। मैप बनाते हुए, मैप के क्वेश्चन हल करते हुए आपको हमेशा ध्यान पे रखना है कि आपको याद कुछ भी नहीं करना है, और उसके लिए डेली 5 मिनट 10 मिनट मैप देख लेना है, लोकेशंस को अपने दिमाग में रखना है, तो उस समय क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। आइए, क्या पूछ रहा है सवाल, किसका संबंध ईरान से नहीं होगा। फारस की खाड़ी, बाबल मंदेब, कैस्पियन सागर और हॉर्मुज की खाड़ी। तो ईरान का लोकेशन समझ लीजिए, ईरान का लोकेशन ये है, ऊपर है इसके कैस्पियन सागर, ठीक है। इधर फारस की खाड़ी है, यहां ओमान की खाड़ी है, और यहां पर हॉर्मुज स्ट्रेट है, ठीक। अब यहां है लाल सागर और अदन की खाड़ी के बीच बाबल मंदेब। ये लोकेशन आपको ध्यान पे रखना है कि ईरान के नॉर्थ में कैस्पियन सागर है, ईरान के साउथ वाले में फारस की खाड़ी और गल्फ ऑफ ओमान, और वहां हॉर्मुज की संधि है। इधर जिसकी बात हम बाबल मंदेब की कर रहे हैं, बाबल मंदेब बेसिकली रेड सी और गल्फ ऑफ अदन के बीच में जो स्ट्रेट पड़ता है वो पड़ता है बाबल मंदेब। तो इस तरह से आप देखेंगे इस प्रश्न का सही आंसर क्या है, बाबल मंदेब का संबंध ईरान से नहीं है, बाकी तीनों का है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए, अब इसी पर एक सवाल ऐसा भी आ सकता है, अलग अलग तरह से सवाल बनाए गए हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो, आपके दिमाग में चीजें बैठें। एक रेखा खींचिए जो काहिरा, बगदाद, तेहरान और अशगाबाद को जोड़ती है। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा शहर इस रेखा के उत्तर में होगा, और शहर का ऑप्शन दिया गया है दोहा, दुबई, बाकू और अबू धाबी। अब इस तरह के सवाल में आपको क्या ध्यान पे रखना है, बेसिकली आपको इन शहरों के लोकेशंस को रटना नहीं है, आपको यह ध्यान रखना है कि काहिरा, बगदाद, तेहरान और अशगाबाद को अगर हम जोड़ के एक रेखा खींचें तो वो रेखा जो बनेगी उसके ऊपर और नीचे, मैप में ऊपर नीचे बोल देते हैं, टेक्निकली सही नहीं है, लेकिन यह ध्यान पर रखना है कि ऊपर कौन सा शहर पड़ेगा, कौन से देश पड़ेंगे, इस लोकेशन को ध्यान पर रखना है। तो अब कौन कौन से हैं, काहिरा, बगदाद, तेहरान और अशगाबाद, ठीक है। तो देख लेते हैं इसमें काहिरा कहाँ है, कायरो या फिर काहिरा, मिस्र, यहां से बगदाद, बगदाद से तेहरान, तेहरान से अशगाबाद, ठीक है। ये क्वेश्चन क्यों बनाया गया है, ईरान से संबंधित सवाल हम पूछ रहे हैं, ईरान का लोकेशन आपके दिमाग में है कि नहीं, इसी के लिए ये क्वेश्चन बना हुआ है, ठीक है। तो हम मिस्र की राजधानी से शुरू करते हैं, इराक की राजधानी बगदाद आते हैं, फिर ईरान की राजधानी आते हैं तेहरान, फिर हम तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अशगाबाद को जब जोड़ते हैं तो हमें देखना है कि दोहा, दुबई, ये सब इसके नॉर्थ में पड़ेंगे या फिर साउथ में पड़ेंगे। तो आपको ध्यान पर रहेगा अगर कि ईरान के साउथ में पड़ता है कतर, दोहा, फिर दुबई, और क्या है ऑप्शन में, अबू धाबी, ऑब्वियसली ये भी। तो बाकू अब पड़ा एक मात्र छूटा है, अगर आपको थोड़ा भी ध्यान हो, ये ना भी ध्यान हो कि अजरबैजान की बात हो रही है, बाकू नॉर्थ में पड़े, या फिर इतना भी ध्यान हो कि ये तीनों तो साउथ में ही पड़ेंगे, तो आंसर निकल जाएगा, और इसका सही आंसर क्या होगा, बाकू। चलिए अगला, पिछले दिनों माननीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बांग्लादेश की राजधानी ढाका में कालीबाड़ी मंदिर का उद्घाटन किया, ठीक। अब दो युग्म दिए गए हैं, प्रसिद्ध हिंदू मंदिर के और देश बताया गया है, आपको बताना है कि कौन सा युग्म सही सुमेलित है। रमण काली मंदिर बांग्लादेश, कालीबाड़ी मंदिर नेपाल, भैरवकुंड शिव मंदिर भूटान और नाथलोंग क्योंग मंदिर भूटान। इसमें सही जवाब क्या है, कौन से युग्म सही सुमेलित हैं, उसमें दिया है 1 और 2, 1 और 3, 2 और 3 और 2 और 4,
ठीक है, तो अब आपको ध्यान पर क्या रखना है कि नेपाल में तो आपको पता है कौन सा मंदिर है, पशुपतिनाथ मंदिर। यहां बात हिंदू मंदिरों की हो रही है अलग अलग देशों में। ठीक, बांग्लादेश में आपने न्यूज में ही देख लिया कौन कौन सा है, कालीबाड़ी मंदिर ढाका में है। ठीक है, अब कालीबाड़ी मंदिर यहां क्या दिया हुआ है, नेपाल, तो ये ऐसे भी गलत हो गया। लेकिन याद रखना है कि रमण काली मंदिर बांग्लादेश में है। तो बांग्लादेश में दो मंदिरों का नाम याद रखना है आपको, एक का तो उद्घाटन अभी खबर में ही रहा, एक मंदिर कालीबाड़ी और दूसरा रमण काली मंदिर। अब बचा नाथलोंग क्योंग मंदिर, ये कहां पर है, नाथलोंग क्योंग मंदिर है म्यांमार में। ठीक है, नाथलोंग क्योंग हो गया म्यांमार में। बांग्लादेश के दो मंदिर आपको पता है। नेपाल का जो प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है वो कौन सा है, पशुपतिनाथ मंदिर। तो अब इसमें आंसर क्या निकल आएगा, 1 और 3 सही है। रमण काली मंदिर बांग्लादेश में, भैरव कुंड शिव मंदिर है भूटान में, ये भी बिल्कुल सही है। उसके अलावा नाथलोंग क्योंग मंदिर जो कि म्यांमार में है, और अब लगभग इकलौता एक मंदिर बचा हुआ है म्यांमार के भीतर, हिंदू मंदिर। और कालीबाड़ी मंदिर जैसा मैंने बताया कि बांग्लादेश में है, तो ये ऐसे भी गलत है। ठीक, चलिए अगला, निम्नलिखित में से किस भारतीय शहर की अवस्थिति लोकेशन लगभग उसी अक्षांश रेखा पर होगी जो बांग्लादेश की राजधानी ढाका के केंद्र बिंदु से गुजरती है, इम्फाल, शिलोंग, पटना या फिर अगरतला। अब इसमें क्यों पूछा गया है, आपको इसमें लोकेशन ध्यान पे रखना है कि ढाका कहाँ अवस्थित है, उसके इर्द गिर्द, उसके राइट में और लेफ्ट में इंडिया के कौन कौन से स्टेट्स पड़ते हैं, उनके शहर पड़ते हैं, ये आपको ध्यान पर रखना है। चलिए मैप पर देख लीजिए, ढाका यहां है। ढाका से अगर हम एक सीधी रेखा खींचें तो लगभग उसी अक्षांश पर पड़ेगा अगरतला। ठीक है, अब बात अगर आप पटना की करेंगे, इस रेखा को और बढ़ा लीजिए, पटना कहां पे, यहां पे। और कौन सा शहर पूछा गया है, शिलोंग। शिलोंग आपको ध्यान पर रहेगा ही कि अगरतला मतलब त्रिपुरा की बात हो रही है, और शिलोंग कहाँ है, मेघालय में है, तो लोकेशन इसका नॉर्थ में होगा। ठीक है, एक और मणिपुर का इम्फाल। तो आपको एक तो नॉर्थ वेस्ट जितने स्टेट्स हैं उनका लोकेशन इस तरह से ध्यान पर रहना चाहिए कि ये असम है, इधर नॉर्थ में अरुणाचल है, बीच में इधर नागालैंड हो गया, मणिपुर हो गया, मिजोरम लास्ट वाला जो हिस्सा ऐसे बना होता है, और यहीं पर त्रिपुरा का लोकेशन है। तो ये सारे लोकेशंस आपको ध्यान पर रहेंगे तो आप बना पाएंगे कि ये अपने मैप पर भी आपको प्रैक्टिस करते रहना है। तो सही जवाब इसका क्या होगा, अगरतला। इस तरह के सवालों को प्रैक्टिस करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, मैप उठा लीजिए, मैप पर जितने स्टेट्स की राजधानियां पड़ती हैं उनको नॉर्थ टू साउथ और ईस्ट टू वेस्ट एक रेखा खींच के देखिए कि उस रेखा पर कौन कौन सी राजधानियां पड़ रही हैं, उस रेखा के नॉर्थ में कौन सी राजधानियां पड़ रही हैं और साउथ में कौन सी राजधानियां पड़ रही हैं। और ऐसे ही नॉर्थ टू साउथ जब आप बनाएंगे तो ईस्ट और वेस्ट में देख लीजिए कौन कौन सी राजधानियां पड़ रही हैं, तो एक प्रैक्टिस हो जाएगी। कई बार राजधानियों से सवाल पूछ लेता है। चलिए अब अगली खबर, भारत और श्रीलंका के बीच मछुआरों को लेकर फिर से विवाद शुरू हुआ है। हाल ही में श्रीलंका की नौसेना ने कुछ भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार किया है, और ऐसे विवाद हमेशा आते रहते हैं, आप पढ़ते रहते हैं। इस पर क्या सवाल बन सकते हैं, एक तरफ दिया गया है स्थान और दूसरी तरफ दिया गया है देश। डेफ्ट द्वीप म्यांमार, कोको म्यांमार, जाफना श्रीलंका, सान द्वीप भारत। कह रहे हैं कि कौन सा इसमें सही सुमेलित है। तो इसको मैप पर देख लेते हैं, फिर देखेंगे कि कौन सा सही सुमेलित है। कोको कहाँ है, कोको म्यांमार में है और जाफना श्रीलंका में है। ठीक है, ये आपको ऐसे भी पता होगा क्योंकि खबरों में ये रहता ही रहता है। तो यहां पर ये वाला जो इलाका है यहीं पर आपका डेफ्ट द्वीप पड़ता है। ठीक है, ये जो नॉर्थ श्रीलंका है इसी को जाफना प्रायद्वीप बोलते हैं।
तो ये भी सही है। कोको कहां पर है? कोको है इस जगह पर, ठीक है। और क्या पूछा गया है? सान द्वीप, सान द्वीप है बांग्लादेश में, यहां पर, ठीक है। तो और कोको का लोकेशन तो आपको पता ही होगा। तो क्या क्या सही है इसमें? डेफ द्वीप कहां पर है? यहां दिया हुआ है म्यांमार, और होगा क्या? श्रीलंका। तो ये तो गलत हो गया। कोको म्यांमार में है, ठीक है। जाफना श्रीलंका में है, बिल्कुल ठीक है। सान द्वीप कहां है? बांग्लादेश में। ठीक, तो सही जवाब क्या है? 2 और 3। यहां ऑप्शन में 2 और 4 लिखा है, इसको 2 और 3 कर दीजिए और बी ऑप्शन को सही मान लीजिए, ठीक है। अगला, ये आपके लिए होमवर्क है। देखिए, दुनिया के कई हिस्सों में किसी न किसी द्वीप को लेकर आप विवाद पढ़ते रहते हैं। ऐसा अखबारों में लगभग रोज आता है कि इस द्वीप को लेकर फलां देशों के बीच में विवाद है। हम यहाँ इस एपिसोड में आपको ये बता रहे हैं कि कौन कौन से द्वीप को लेकर किन किन देशों के बीच विवाद है। आपका काम क्या है? इन सबको मैप पर लोकेट कीजिएगा कि कौन सी कंट्रीज के बीच में द्वीप कहाँ है और किन कंट्रीज के बीच में विवाद चलता है। इसमें एक सावधानी बरतिएगा, कई बार 2 देशों के बीच में विवाद चलता है किसी ऐसे द्वीप को लेकर जो हजारों किलोमीटर दूर होते हैं। तो ये मान नहीं लेना है कि उन्हीं 2 देशों के आसपास वो द्वीप होगा। आपको ये देखना है कि इस द्वीप की लोकेशन क्या है, ये कहाँ पड़ता है, और ये दोनों देश जिनके बीच तनाव चल रहा है ये कहाँ पड़ते हैं, ठीक है। तो हैंस आइलैंड को लेकर कनाडा और डेनमार्क के बीच में विवाद चलते रहता है। सेनकाकू के बारे में आपने सुना है, सेनकाकू या दिओई द्वीप, जापान और चीन के बीच बहुत बड़ा तनाव चलते रहता है। पार्सल आइलैंड्स को लेकर चीन, ताइवान और वियतनाम के बीच लड़ाई चलती है। स्कारबोरो शोल को लेकर चीन, ताइवान और फिलीपींस के बीच चलती है। देखिए कितना छोटा सा अंतर है। चीन, ताइवान और वियतनाम के बीच पार्सल आइलैंड्स को लेकर चलता है और चीन, ताइवान और फिलीपींस के बीच स्कारबोरो को लेकर चलता है। स्पार्टली आइलैंड वियतनाम, चीन, ताइवान, मलेशिया और फिलीपींस, 5 कंट्रीज हैं इसमें जिनके बीच में विवाद है। लियनकोट रॉक्स जापान और दक्षिण कोरिया के बीच में विवाद है। न्यू मूर द्वीप, ये तो आपको जानना ही चाहिए। न्यू मूर द्वीप किसके किसके बीच? भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद चलते रहता है। और रूस जापान के बीच भी कुरिल द्वीप समूह को लेकर विवाद है। तो आप इसको एक बार नोट कर लीजिएगा और नोट करके अपने मैप पर इसको लोकेट कीजिएगा, कभी एग्जाम में ऐसा पूछ देगा। चलिए अगला, बेनिन एक कंट्री है। बेनिन में लोगों के बीच इन दिनों खुशी है। किस बात की खुशी है? कि औपनिवेशिक काल में यहां से कुछ शिल्पकृतियां चुराई गई थी और वो फ्रांस ने लौटाना शुरू कर दिया है। ये खबरों में भी रहा है, आपने पढ़ा होगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश अटलांटिक महासागर से सटा हुआ है? ऑप्शंस हैं सूडान, सोमालिया, बेनिन या फिर केनिया। और बेनिन की वजह से ही सवाल बना है, तो यहां तो आप पकड़ ही पा रहे होंगे कि क्या इसका आंसर होगा। चलिए देख लेते हैं। बेनिन ये रहा यहां पे, जो कि अटलांटिक सागर से सटा हुआ है। अब जिनकी बात हम कर रहे हैं, सोमालिया, केनिया, सूडान, ये तीनों किधर हैं? ये तीनों ईस्ट में हैं। और वेस्ट में क्या है? वेस्ट में बेनिन है जो अटलांटिक से जुड़ा है, और ये तीनों इंडियन ओशन से जुड़े हुए हैं। तो सवाल सीधा सीधा है कि इसका आंसर है बेनिन। लेकिन आपको काम क्या करना है? आपको काम ये करना है कि मोटे तौर पर आपको पता होना चाहिए कि अटलांटिक से सटे हुए कौन कौन से कंट्री हैं और इधर इंडियन ओशन से सटे हुए अफ्रीका के कौन कौन से कंट्रीज पड़ते हैं। तो आपके दिमाग में रहेगा, ऐसे सवाल आएंगे तो तुरंत आप उसको सॉल्व कर पाइएगा। अगली खबर है, पिछले दिनों ऑस्ट्रिया की संसद ने एक बिल पास किया जिसमें कड़ी शर्तों के साथ कुछ खास बीमारियों से शिकार लोगों को खुदकुशी करने की मंजूरी दी गई थी। इस वजह से यह सवाल बनाया गया है। कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन से यूरोपीय देश लैंड लॉक्ड हैं? और ये फेवरेट सवाल है यूपीएससी का। लैंड लॉक्ड कंट्रीज को लेकर खूब सवाल पूछे जाते हैं। ऑप्शंस हैं ऑस्ट्रिया, फ्रांस, जर्मनी, चेक गणराज्य। केवल 1 और 2, केवल 1 और 4, केवल 3 और 4, केवल 2 और 3। ठीक है, आइए मैप पर देखिए। फ्रांस कहाँ है आपको पता है?
फ्रांस कोस्ट से सटा हुआ है, जर्मनी इधर नॉर्थ सी से और इधर बाल्टिक सागर से। अब ऑस्ट्रिया और चेक, ये है चेक गणराज्य और ये है ऑस्ट्रिया, ये दोनों लैंडलॉक्ड कंट्रीज हैं। यहां जो सवाल पूछ लिया गया उसी को याद नहीं करना है, बल्कि सवाल का ट्रेंड समझना है। ट्रेंड ये है कि लैंडलॉक्ड कंट्रीज अलग अलग कॉन्टिनेंट्स के आपको पता होना चाहिए और इसी तरीके से धीरे धीरे आपको इसी तर्ज पर प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो यहाँ के सवाल के हिसाब से आपको अगर दिमाग में है कि फ्रांस और जर्मनी तो कॉस्ट पर हैं, तो आप सीधे सीधे निकाल लेंगे कि ऑप्शन से, एलिमिनेशन से, कि चेक और ऑस्ट्रिया इसका सही उत्तर होगा। यहां बन जाएगा केवल 1 और 4। ठीक है। अगला, हमेशा विवादों में घिरे रहने वाले उत्तर कोरिया के शासक ने पिछले दिनों अजीबोगरीब नियम निकालकर 11 दिनों तक हंसने, खरीदारी करने, मद्यपान करने पर रोक लगा दी। खूब मीम बने इस पर, खूब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, आपके पास भी पहुंचा होगा। कौन सा युग्म सही है? अगर काल्पनिक रेखा एक तरफ देखें और एक तरफ देश, तो विषुवत रेखा, 38 समांतर रेखा, 49 डिग्री रेखा, और इधर है विषुवत रेखा के ठीक सामने भारत, 38 समांतर रेखा के ठीक सामने उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया, 49 समांतर रेखा के सामने संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा। अब आप इसका आंसर कैसे निकालेंगे? आप इसका आंसर सीधे सीधे इस तरीके से निकाल सकते हैं, अगर सिर्फ आपको भारत की अवस्थिति का पता हो। क्या भारत का कोई संबंध विषुवत रेखा से है? नहीं है। विषुवत रेखा से 8 डिग्री के करीब ऊपर से, नॉर्थ से भारत की शुरुआत होती है। श्रीलंका भी इनफैक्ट काफी ऊपर है। ठीक है, तो अगर ये याद रहेगा तो एक आप ऐसे हटा देंगे, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ये होगा नहीं, तो फिर बचेगा केवल 2 और 3, तो आंसर निकल आएगा। फिर भी जानते रहिए कि देखिए, विषुवत रेखा में तो कोई डाउट है नहीं आपको, इंडिया वाले में। अब 38 समांतर रेखा और 49 समांतर रेखा देखना है। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच इधर 38 और 49, ये ठीक है। तो ये दोनों सही हैं और इंडिया वाला गलत है, तो आंसर निकल आएगा। चलिए अब कुछ खबरें देख लेते हैं इंडिया से रिलेटेड और उस पर मैप पर क्या काम किया जा सकता है। मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व में इंडियन डेजर्ट कैट की मौजूदगी देखी गई है। अब आपका काम यह है कि इंडियन डेजर्ट कैट के बारे में देख लीजिएगा, ये हम मैप में यहां डिस्कस नहीं करेंगे। पिछले दिनों बुक्सा टाइगर रिजर्व बहुत चर्चा में रहा। क्यों चर्चा में रहा? बाघों के लिए शिकार की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। फिर एक खबर आई कि बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में एंडोसल्फान के इस्तेमाल के चलते बाघ और उनके बच्चों की मौत हुई और मामला कोर्ट में चला गया, यह भी खबर थी। तेलंगाना के अमराबाद टाइगर रिजर्व में, पहली चीज जान लीजिए कि तेलंगाना में कौन सा टाइगर रिजर्व है? अमराबाद टाइगर रिजर्व है। इको टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा रहा है। बांधवगढ़ कहां पर है? मध्य प्रदेश में। चलिए, अब एक तरफ दे दिया गया टाइगर रिजर्व और दूसरी तरफ दे दिया गया राष्ट्रीय राजमार्ग। अब आप सोच रहे होंगे कि टाइगर रिजर्व दे दिए, पहाड़, पानी, नदी, कुछ ऐसा पूछते, इसमें एनएच पूछने की क्या जरूरत थी? ये भी आपको पता होना चाहिए कि 2 तरह की चीजों को मिलाकर भी मैप के सवाल बनाए जा सकते हैं। जैसे एनएच, जो बहुत इंपॉर्टेंट एनएच हैं, आजकल एनएच को लेकर बहुत चर्चाएं चलती रहती हैं, खूब निर्माण हो रहा है, दावा किया जा रहा है और सरकार की तरफ से एप्रिसिएशन सरकार को इस पर मिल रहा है कि एनएच का निर्माण बहुत तेजी से हो रहा है। तो पन्ना टाइगर रिजर्व के सामने दिया है NH39, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के सामने दिया है NH44, अमराबाद NH765, बुक्सा NH7, काजीरंगा टाइगर रिजर्व NH715। अब आप सोचेंगे कि इतने सारे NH के नंबर्स क्या हम रटें? ऐसा करने की जरूरत नहीं है। जब आप इसको एलिमिनेशन मेथड से निकालिएगा तो ये बहुत आसान क्वेश्चन बन जाएगा। आइए देखते हैं। देखिए, ये है NH44, सुना होगा आपने, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, ठीक है। और NH44 कहां से गुजरता है? यहां पर क्या है? पन्ना। तो पन्ना टाइगर रिजर्व
NH39 के सामने से है, ये है पन्ना और यहां से NH39 कनेक्ट होता है, तो ये तो बिल्कुल ठीक है। NH44 के सामने दिया गया है बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, जो कि अपने आप में करेक्ट नहीं हो सकता है क्योंकि बांधवगढ़ तो इधर नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये है बांधवगढ़ यहां पे, तो दूसरा गलत हो गया। अब जैसे ही दूसरा गलत हुआ, सी ऑप्शन खत्म, बी ऑप्शन खत्म, डी ऑप्शन खत्म। क्या आंसर निकलेगा? 1, 3 और 5। और ऐसा करने के लिए देखकर नहीं घबराना है, इनमें से 1, 2 का भी लोकेशन आपको पता हो कि ये NH ऐसे गुजरता है, तो फिर आप उसमें से आंसर एलिमिनेट कर पाएंगे। इसमें हमने वही किया, ठीक है। अमराबाद टाइगर रिजर्व तेलंगाना में है, यहाँ पर अमराबाद है और यहाँ पर NH765, बिल्कुल ठीक है। और NH7 ये है उत्तराखंड वाले इलाके में, NH715 ये है, ठीक है। तो अब आप आंसर निकाल लेंगे कि इसका सही आंसर होगा 1, 3 और 5। चलिए, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया, श्री शैलम मंदिर परिसर के आसपास की दुकानों के लिए बोली में गैर हिंदू लोगों को नहीं रोका जा सकता। यह खबर थी। एक और खबर आई, चारधाम प्रोजेक्ट से जुड़े हाईवेज के चौड़ीकरण को लेकर पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी दी। इसे हमने करंट न्यूज में, अभी पिछले करंट न्यूज में कवर भी किया था, आपको ध्यान पर होगा। निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित हैं? ज्योतिर्लिंग दिया गया है एक तरफ और एक तरफ दिया गया है प्राकृतिक विशेषता, भीमाशंकर सह्याद्री पहाड़ियां, केदारनाथ अल्पाइन शंकुधारी वन, श्रीशैलम देवस्थानम उष्ण सदाबहार वर्षावन। श्रीशैलम कहां पर है? अगर आपको सिर्फ ये पता हो कि श्रीशैलम देवस्थानम कहां पे है, तो आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। श्रीशैलम है तेलंगाना में, और तेलंगाना में क्या पॉसिबिलिटी है कि उष्ण सदाबहार वर्षावन हो? इसकी पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि उष्ण सदाबहार वर्षावन का इलाका क्या है? ये है, या फिर नॉर्थ ईस्ट में इधर जहां बहुत बारिश होती है, वहां उष्ण सदाबहार वर्षावन मिलेंगे। तो अब आप सिर्फ 3 नंबर को एलिमिनेट कीजिएगा तो आंसर आ जाएगा, क्योंकि 3 वाले ऑप्शन खत्म हो जाएंगे और बचेगा क्या? केवल ऑप्शन ए, ठीक है। जानकारी के लेवल पर भीमाशंकर सह्याद्री पहाड़ियों में बिल्कुल सही है। और यहां भी एक क्लू है, केदारनाथ आपको पता है कितने हाइट पर है, बर्फ जमा रहता है वहां। यहां शंकुधारी वन मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? अल्पाइन शंकुधारी वन मिलेंगे, तो 2 नंबर तो ऐसे भी करेक्ट हो जाएगा। अब यहां एक जनरल नॉलेज का सवाल आपके पास अगर आ जाए कभी, 12 ज्योतिर्लिंग हैं देश में, उनको एक बार देख लेते हैं, ठीक। 12 ज्योतिर्लिंग कहां कहां हैं? 3 हैं महाराष्ट्र में, ठीक है। 2 है गुजरात में, 3 महाराष्ट्र हो गया, 2 हो गया गुजरात। 2 है MP में, फिर बाकी जगह 1-1, तो 3, 2, 5, 2, 7 और फिर 5 और होंगे। चलिए देखिए, सबसे पहले शुरू करते हैं महाराष्ट्र में, ठीक है। त्रयंबकेश्वर है महाराष्ट्र में और भीमाशंकर, ठीक है, ये महाराष्ट्र में है। गृष्णेश्वर ये महाराष्ट्र में है, तो 3 हो गए। महाकाल और ओमकारेश्वर 2 हो गए MP के, 5। नागेश्वर और सोमनाथ 2 हो गए गुजरात के, तो 7 हो गए। केदारनाथ आपको पता है 8। काशी पता है आपको, वाराणसी आजकल खूब खबरों में भी है। वैद्यनाथ धाम झारखंड में, ठीक। श्रीशैलम क्वेश्चन में ही था, कहां पे? तेलंगाना। और रामेश्वरम, तो कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5 ये हो गए, जो 1-1 हैं हर स्टेट में। और 3 महाराष्ट्र, 2 MP और 2 गुजरात, तो 3, 2, 5, 2, 7 और ये 5 मिलाकर 12 ज्योतिर्लिंग हैं, आपको पता होना चाहिए, ठीक।
पिछले दिनों केंद्रीय कैबिनेट ने देश की पहली नदी इंटरलिंक परियोजना केन बेतवा के लिए बजट को मंजूरी दे दी। क्वेश्चन कभी कभी बहुत बड़े से बन जाते हैं और बहुत आसान होते हैं, जैसे ये बनाया गया है। भारत की अपवाह प्रणाली में जल विभाजक और ढाल की दिशा की विशेषताओं के कारण मध्य भारत की कुछ नदियां पूर्व दिशा में न जाकर उत्तर या उत्तर पूर्व की दिशा में गमन करती हैं। ठीक है, ये नदियां मानसूनी होती हैं और तीव्र ढाल नहीं बनाती। यह नदी जिसके बारे में पूछा जा रहा है उनमें से ही एक है जिसका उद्गम विंध्यन से है। तो पहला क्लू क्या है? एक तो ढाल की दिशा, दूसरा विंध्यन पर्वतमाला से इसका उद्गम होता है। अधिकांश प्रवाह मार्ग बुंदेलखंड पठार में है। अपने पूरे मार्ग में यह नदी उत्तर पूर्व दिशा का अनुसरण करती है और गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यानी कि यमुना में जाकर मिल जाती है, लेकिन इससे पहले कई तीव्र विसर्प भी बनाती है। मध्य प्रदेश का एक प्रमुख तीर्थाटन ओरछा इसी के तट पर अवस्थित है। ऐसे सवाल जो होते हैं उसमें कोई ना कोई एक क्लू आपको पता होता है। जैसे अगर आपको सिर्फ ये पता हो कि ओरछा बेतवा नदी के किनारे है तो यह सवाल ऐसे ही बन गया। या अगर आपको ये पता हो कि ऑप्शंस में विंध्यन से निकलने वाले कौन कौन सी नदियां हैं और उनका फ्लो कैसा है, तो ये सवाल ऐसे बन जाएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर है बेतवा। इस पर हम ज़्यादा बातचीत नहीं करेंगे क्योंकि ये जो आंसर है इस सवाल के अंदर ही है। आप इसको मैप पर एक बार देख लीजिएगा। ठीक, 19 दिसंबर को गोवा में 60वां गोवा रिवॉल्यूशन डे मनाया गया। क्वेश्चन है, नक्शे पर गोवा के दक्षिणतम बिंदु से पूर्व की तरफ जाते हुए पूर्वी तट पर एक रेखा खींचिए। अब बताइए कि निम्नलिखित में से किस राज्य का पूर्ण या आंशिक भाग इस रेखा के दक्षिण में नहीं होगा। ठीक है, क्या कह रहा है? गोवा का मैप ध्यान कीजिए। गोवा का जो सबसे दक्षिण बिंदु है वहां से पूर्व की तरफ एक रेखा खींचिए और इन चारों जगहों को देखकर बताइए कि इस रेखा के दक्षिण में इसका कोई भाग होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो बेसिकली आपको लोकेशन पर स्टेट्स का अंदाजा है कि नहीं, इस बात को देखना है। यहाँ है गोवा। गोवा का लोकेशन क्या है? इधर महाराष्ट्र और ये कर्नाटका। तो गोवा का दक्षिणतम बिंदु यहाँ है। यहाँ से एक रेखा ऐसे खींच दीजिए। कहाँ से गुजरेगा? ये रेखा गुजरेगी कर्नाटका से होकर और आंध्र प्रदेश से होकर। अब सवाल पर देख लीजिए, जैसे ही आपको ध्यान पर आया कि गोवा से अगर हम पूर्व में रेखा खींचेंगे तो कर्नाटका और आंध्र प्रदेश से होकर बीचों बीच लगभग गुजरेगी, तो फिर क्या होगा? कर्नाटका तो आ ही गया, साउथ वाला हिस्सा भी आ जाएगा और आंध्र प्रदेश भी आ गया। लेकिन आपको तुरंत ध्यान पर आएगा कि इसका जो लोकेशन है इसमें महाराष्ट्र, गोवा और तब इधर कर्नाटका वाला हिस्सा है। तो महाराष्ट्र से कभी भी इसका दक्षिणतम भाग से अगर रेखा खींचेंगे तो महाराष्ट्र से कभी भी टच नहीं करेगा। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा? महाराष्ट्र। ठीक, अब अगली खबर क्या है? अगली खबर है नागालैंड में हुई हिंसा के बाद पिछले कई दिनों से यह राज्य सुर्खियों में है और आपने इसको ठीक से पढ़ा होगा। इस समय नागालैंड और आसपास को लेकर खूब चर्चाएं हुई हैं। क्वेश्चन एक बनाया गया है कि एक अक्षांश रेखा जो भारत के 2 चरम जलवायविक वनस्पति क्षेत्रों को जोड़ती है के पूर्वी छोर पर मौजूद राज्य म्यांमार से तो सीमा साझा करता है लेकिन चीन से नहीं करता। इसका सर्वोच्च बिंदु म्यांमार सीमा के निकट है। इस राज्य में उष्ण सदाबहार वनों से लेकर अल्पाइन वन तक पाए जाते हैं जिनका विस्तार क्षेत्र ऊंचाई के साथ बदलता रहता है। यह राज्य कौन सा है? ऑप्शंस हैं अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा। ठीक, अगर आपको मैप की जानकारी हो तो ऐसे भी जवाब दे देंगे, लेकिन मैप पर देखिए हमें करना क्या है। एक अक्षांश रेखा हमें 2 चरम जलवायविक वनस्पति क्षेत्रों से के बीच खींचनी है। तो क्या क्या हो सकता है? एक तो हो सकता है राजस्थान वाला ये पूरा इलाका जो कि चरम जलवायविक वनस्पति क्षेत्र है, रेगिस्तानी इलाका है, और दूसरा नॉर्थ ईस्ट वाले इलाके को ले सकते हैं। ठीक, लेकिन अब अगर हम यहां से एक
लाइन खींचें ऐसे, तो ये अरुणाचल प्रदेश से होकर गुजरेगा। ये भी 2 चरम जलवायु परिस्थितियां हैं, लेकिन अरुणाचल प्रदेश आपको पता है कि ये चीन से सीमा साझा करता है, इसके नॉर्थ में चाइना है, ठीक है। तो ये लाइन तो ठीक नहीं होगा। इसी तरीके से अगर हम थोड़ा नीचे से ऐसे एक रेखा खींचें जोधपुर के आसपास से, और त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर होते हुए निकल जाए, तो आपको पता है कि त्रिपुरा म्यांमार से सीमा साझा नहीं करता, इसलिए ये लाइन नहीं बन पाएगी। इसी तरीके से एक हम यहां से सोचें और मेघालय होते हुए नागालैंड होते हुए निकले, ठीक है। मेघालय का क्या लेना देना म्यांमार से है? नहीं है, तो सीमा साझा नहीं करता ना चाइना से ना म्यांमार से, तो मेघालय तो इसका ऑप्शन हो ही नहीं सकता। अब एक ही स्टेट बचता है नागालैंड, और इसमें सबसे बड़ा क्लू क्या है? सबसे बड़ा क्लू इतना देखने की जरूरत नहीं पड़ती, अगर हम नागालैंड का जो सर्वोच्च बिंदु है सारामती शिखर, इसके बारे में हमें पता हो। अगर सारामती शिखर के बारे में आपको पता है तो ये म्यांमार के सबसे नजदीक है, और अरुणाचल क्योंकि चीन से सीमा साझा करता है इसलिए ये करेक्ट नहीं हो सकता। मेघालय का मतलब नहीं है। त्रिपुरा म्यांमार से सीमा साझा नहीं करता, और ऑप्शन क्या बच जाता है? नागालैंड। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी। तो आज के प्लेसेस इन न्यूज़ में इतना ही। अगले एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात होगी। इसी तरीके से हम प्रश्न बनाएंगे आपको प्रैक्टिस के लिए। बस करना ये है कि अपना मैप खोलिए, इन चीज़ों को भी रिवाइज कीजिए, और साथ में जो होमवर्क दिया जा रहा है, जो चीज़ें आप कर सकते हैं उनको लोकेट कीजिए। जैसे हमने बताया कि कौन कौन से द्वीपों के बीच विवाद है, उनको लोकेट कर लीजिए एक बार, ठीक है। तो इससे आपका मैप वाले सेक्शन से अच्छे खासे क्वेश्चंस पकड़ में आ जाएंगे, यूपीएससी के भी और स्टेट पीसीएस के भी। तो फिलहाल इस एपिसोड में इजाज़त दीजिए, अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।